दोस्तों, क्या होगा अगर हम किसी कंट्री से पैसों को पूरी तरह बैन कर दें और उसके बदले सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके ही एक दूसरे के साथ डील करें। जी हाँ दोस्तों, पैसों के बिना लाइफ को इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन 19th सेंचुरी में सोवियत यूनियन ने ऐसे मॉनेटरी रिफॉर्म्स को लाया जिनमें पैसों की वैल्यू ना के बराबर रह गई थी और उस वक्त पूरे तरीके से पैसों को बंद करने की कोशिश की गई थी। आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन में मॉनेटरी सिस्टम के साथ इस तरह छेड़छाड़ बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका एक इफेक्ट आप ऐसे समझिए कि जब साल 2016 को 8 नवंबर के दिन मॉनेटरी रिफॉर्म्स ला करके भारत में 500 से 1000 की नोटों को बंद कर दिया गया था। हालांकि ये एक शॉर्ट टर्म डीमोनेटाइजेशन था, लेकिन फिर भी लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पैसों को एक्सचेंज करने के लिए बैंक और एटीएम मशीन के बाहर लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ी थी, जिसमें कई बार एटीएम आउट ऑफ कैश हो जाता था और साथ ही पैसों के विड्रॉल्स को लेकर भी लिमिटेशंस थी। लेकिन दोस्तों, ये सारी परेशानियां तो सोवियत यूनियन के लोगों के मुसीबतों के सामने कुछ भी नहीं थी। उस वक्त सोवियत में लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और लोगों के अंदर अब काम करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों सोवियत के लीडर्स देश में पैसों के सिस्टम को खत्म करना चाहते थे और ऐसा करने के बाद सोवियत को इसके लिए क्या परिणाम भुगतने पड़े? आइए समझते हैं इन्हीं सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 19th सेंचुरी में सोवियत यूनियन की शुरुआती हालत की बात की जाए तो 1914 से 1918 तक हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के ऊपर ढेर सारा कर्ज आ चुका था। रिपोर्ट्स की माने तो 1917 तक सोवियत के ऊपर 3,385 मिलियन रूबल्स यानी 35,000 करोड़ तक का कर्जा था। वहीं दूसरी तरफ जहां यूक्रेन और अजरबैजान जैसे कुछ रीजन्स जो उस वक्त सोवियत का हिस्सा हुआ करते थे, वो भी सोवियत के अगेंस्ट थे। सोवियत इन रीजन्स को हर हाल में अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, क्योंकि सोवियत को ज्यादातर रिसोर्सेज इन्हीं रीजन से मिलता था। जैसे उस वक्त अजरबैजान से सोवियत को 97% ऑयल रिजर्व्स, यूक्रेन से 80% अनाज, 78% कोल, 74% आयरन मिलता था। दोस्तों, 1917 तक सोवियत यूनियन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते रशियन रेवोल्यूशन हुआ और रशिया में नए कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले व्लादिमीर लेनिन सोवियत के पहले प्रेसिडेंट बने और उन्होंने देश की मॉनेटरी सिस्टम यानी करेंसी में मेजर चेंजेस कर डाले। और ऐसा करने के पीछे लेनिन का मुख्य कारण था देश के सभी रिसोर्सेज, फूड और एग्रीकल्चर पर सीधा कब्जा करना और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को एक समान करना। यानी लेनिन अपने देश के लोगों के बीच अमीरी और गरीबी का फर्क मिटा देना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले लेनिन ने सोवियत के 12 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज करके गॉस बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ यूएसएसआर में मर्ज कर दिया। मतलब कि अब बैंक्स के पास खुद के डिसीजंस लेने की कोई पावर नहीं थी और उन पर सीधा गवर्नमेंट का कब्जा था। बैंक्स के बाद लेनिन ने इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पर भी कम्युनिज्म और नेशनलाइज सिस्टम लागू कर दिया, जिसकी वजह से अब इंडस्ट्रीज में लेबर से लेकर ओनर तक सब इक्वल हो गए थे। अब क्योंकि लेबर्स की पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वे सभी इंडस्ट्रीज को अपने हिसाब से रन करने लगे थे और इसके कारण वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में भारी गिरावट आई। इसके साथ ही सोवियत गवर्नमेंट ने अनाज के प्राइस को भी सेट कर दिया था, जिससे किसान नाराज हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, उस वक्त सोवियत यूनियन के बिना पैसों के काम करने के कंसेप्ट्स को समझें तो वहाँ काम को ट्रेड में मेजर किया जाता था, यानी कि करेंसी के बदले ट्रेड एक यूनिट थी। एक नॉर्मल वर्कर की वैल्यू को प्रतिदिन एक ट्रेड में मेजर किया जाता था। वैसे ही मैनेजर जिसका काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसे ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगे और इसी तरह महीने में जिसके पास जितने ज्यादा ट्रेड्स उसे उसी हिसाब से राशन और बाकी की सुविधाएं दी जाएंगी। दोस्तों, अगर सोवियत यूनियन के इस ट्रेड सिस्टम को देखें तो ये बिल्कुल बार्टर सिस्टम की तरह ही था, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को गुड्स और सर्विसेज के बदले ही रिप्लेस किया जाता था। जैसे कि आज के करीब 600 BCE यानी 2500 साल पहले एंशिएंट टाइम में जब करेंसी डेवलप नहीं हुई थी तो सभी ट्रेड एक्सचेंज करने के लिए बार्टर सिस्टम को ही फॉलो करते थे। जैसे अगर किसी के पास चावल है और उसे कपड़े चाहिए तो वो उस पर्सन को ढूंढकर उससे सामान को एक्सचेंज कर लेगा। लेकिन फिर 600 BCE के बाद लिडिया, जिसे आज टर्की कहा जाता है, वहाँ पर सिक्के बनने शुरू हुए। गोल्ड और सिल्वर के अलॉय को मिलाकर इन सिक्कों को बनाया गया। कई बार लिडिया के राजा एलियाटस खुश होकर सिक्के लोगों को बांटा करते थे, जिसके कारण लोगों में सिक्के की वैल्यू और डिमांड बढ़ गई और लोग सिक्के के बदले अनाज एक्सचेंज करने लगे
और देखते ही देखते सिक्कों के बदले सामान लेने का कल्चर शुरू हो गया। इसके बाद यही प्रोसेस ग्रीक, पर्शिया, चाइना से होते हुए इंडिया तक फैल गया। फिर 7वीं सेंचुरी आते आते जब चाइना के टांग डायनेस्टी में सिक्कों को बनाने के लिए मेटल की कमी होने लगी तो पेपर के नोट्स को करेंसी के रूप में बनाना शुरू किया गया, जो आगे जाके सभी जगह दुनिया भर में फैला। दोस्तों, अगर हम सोवियत यूनियन के ट्रेड सिस्टम लागू करने की बात करें तो सोवियत ने करेंसी को हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नोट छापना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा करने पर पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। और फिर जब लोगों के पास मौजूद पैसों की वैल्यू नहीं होगी तो लोग अपने आप सोवियत के ट्रेड सिस्टम की तरफ आने लगेंगे। दोस्तों, 1914 तक सोवियत ने 1.4 बिलियन रूबल्स करेंसी प्रिंट किए, जो आंकड़ा बढ़कर 1918 में 60 बिलियन रूबल्स हो गया था और 1921 में बढ़कर 16.3 ट्रिलियन रूबल्स हुआ और फिर 1922 में बढ़कर 1.97 क्वाड्रिलियन रूबल्स हो चुका था। इस तरह से करेंसी को छापने की वजह से रशिया में जबरदस्त इन्फ्लेशन देखने को मिला। दोस्तों, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले सोवियत यूनियन ने बार्टर सिस्टम को दोबारा से लागू करने के लिए और सभी वर्गों के लोगों को इक्वल करने के लिए 1920 में दवाइयाँ, अनाज, फ्यूल जैसे सभी बेसिक और जरूरी रिसोर्सेज फ्री में बांटना शुरू कर दिया। इसके अलावा वर्कर्स की कैश इनकम अब बस 7% ही रह गई थी और बाकी के 93% इनकम उन्हें सभी जरूरी रिसोर्सेज के रूप में दी जाती थी। दोस्तों, इन सब का नतीजा ये हुआ कि वर्कर्स में अब काम करने की कोई इच्छा ही नहीं बची थी, जिसकी वजह से चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई। सोवियत की ज्यादातर इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट हो चुकी थी। लोग सोवियत को छोड़कर दूसरे देशों में भागना चाहते थे। पूरे देश की हालत बिगड़ चुकी थी और इन सब बातों के चलते अब सरकार को मजबूरी में अपने ये मॉनेटरी एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा। बैंक्स और इंडस्ट्रीज को वापस से प्राइवेटाइज कर दिया गया ताकि वो अपने हिसाब से बेटर डिसीजंस ले सके। मनी सर्कुलेशन और प्रिंटिंग को भी कम कर दिया गया। इकोनॉमी को वापस स्टेबल करने के लिए सोवियत ने गोल्ड रिजर्व्स का इस्तेमाल किया और गोल्ड की मदद से कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशंस में सुधार लाया। और दोस्तों, इस तरह सोवियत यूनियन दूसरे देशों के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन के सामने आया, जिसमें सभी देशों को ये समझ आया कि मॉनेटरी रिफॉर्म्स कितना सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। आप लोग इस बात से कितना सहमत है? हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।